नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका लाइव क्लास नृत्य क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जब देखता हूं आपको बड़े खुश नुमा मिजाज में तो मन करता है कि आपके लिए कुछ लाइनें कह जाऊं दोस्तों। और जब देखता हूं तो लगता है कि जब आप दुखी होते हैं तो कुछ और कह जाऊं दोस्तों, क्योंकि दोनों ही बातें आपके लिए सामान्य होनी चाहिए, लेकिन दोनों में उतनी ही दूरियां रखी हुई हैं जितनी आपके और आपके विचारों में हैं। तो दोस्तों, जब हैं दुखी तो रखिएगा, मुझे बाहरों की जस्तुजू, मुझे बाहरों से क्या गिला, मुझे ढूंढता वो चला गया, द्वार उसको मेरा ना मिला। मुझे फर्ज का एहसास था, दे दिया जो भी पास था, और दूर कश्ती मेरी ना गई, ना ख़त्म होता सिलसिला। तो दोस्तों, आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ सचिन कुमार निगम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के, और आपके बीच में पूरी विस्तारित नदियों का यहाँ पर आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारी आपकी महानदियाँ हैं, बहुत सारी आपकी प्राचीन नदियां हैं, और कौन सी नदी कहां कहां से होकर के बहती है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नदियों के बारे में बहुत ज्यादा विस्तारित। चलिए दोस्तों, समय कोई बर्बादी न करते हुए बढ़ते हैं आगे और देते हैं आपको पहला क्वेश्चन, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये लीजिएगा दोस्तों, आपकी खिदमत में आपका पहले स्वागत कर दिया जा चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, आपके इस समय जो हम कह रहे थे अदब से पेश आते हैं, तो आपको हम दे चुके हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला क्वेश्चन। आपके लिए होगा, ये लीजिएगा क्वेश्चन। आई थिंक आपको अब क्लियर हो रहा होगा। चलिएगा दोस्तों, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी, अब इसमें देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है दोस्तों। अब देखिए, उद्गम का होना और विलीन का होना दोस्तों, इसकी अगर हम बात करते हैं तो दोनों इसमें क्या फर्क है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी उद्गम की बात की, उद्गम का मतलब है, वह मतलब इसका निकल कर आता है जहां से नदी निकलती है, जन्म लेती है, उसे कहा जाता है उद्गम स्थल कहा जाता है दोस्तों। अब यह कहना चाहता है कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में है और वह भारत में विलीन हो जाती है, वह कौन सी नदी है। आपके सामने पहला क्वेश्चन में यहां पर रख चुका हूं। तो दोस्तों, यहां पर उद्गम की हमने बात की है, जहां से जन्म लेती है नदी उसे उद्गम स्थल कहा जाता है, और जहां पर विलीन होती है उसे कहते हैं, आप क्या कहते हैं, कि वह नदी आपकी होती है जहां वो खत्म हो जाती है, आपकी समा जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, आपकी उसका विलीन वाला भाग कहा जाता है। तो दोस्तों, आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, आपका जो अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र जो नदी है आपकी, ये आपकी निकलती है राक्षताल। ठीक है दोस्तों, ये राक्षताल है, और जगह का नाम इसमें राक्षताल आप देख सकते हैं। ये आपका जो है इसमें राक्षताल एक जगह का नाम है, ठीक है। और आप देखेंगे अभी लेते हैं। तो दोस्तों, राक्ष ताल है एक जगह, ये कहाँ आपकी तिब्बत में पड़ती है, और इसके पास है मान सरोवर, इसके पास में है मान सरोवर, ये मान सरोवर है, मान सरोवर के पास इसका उद्गम स्थल है, और यहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है। एक दिशा से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है जो आपकी पूरे कहां बहती है, तिब्बत में, ठीक है। यहां पर आपका तिब्बत है, ठीक। उसके बाद में यह आपकी भारत आती है, ठीक है, भारत में आती है, और इसके बाद में ये बांग्लादेश में जाती है दोस्तों। और इसकी जो लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस नदी का जो स्थल है आपका राक्षताल है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और यह तिब्बत से निकल करके भारत और बांग्लादेश होते हुए निकलती है, जिसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है दोस्तों। तो आप ये देख सकते हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। और दूसरी बात आपको दोस्तों मैं बता देता हूं, अगर आप करते हैं राक्षताल की आप बात करते हैं, तो यह आपका भारत से बिल्कुल आप देख सकते हैं पूर्व की तरफ स्थित है, और इसमें यहां से बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। जैसे आपके यहां पर ब्रह्मपुत्र निकलती है, उसके बाद में आपकी सिंधु नदी भी यहीं से निकलती है दोस्तों। अब बात करते हैं तिब्बत, यह होती हुई जो निकलती है भारत, ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से, और इसका जो नाम है ये किस नाम से जानी जाती है, इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसे सांगपो। और भारत में भी आती है, आपकी भारत में आती तो कुछ जगह इसे दिहांग कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और ये जमुना का रूप लेकर गंगा में जा करके मिल जाती है, और सुंदरबन डेल्टा से होते हुए यह बंगाली खाड़ी में जाकर के गिर जाती है दोस्तों। तो यह था आपका ब्रह्मपुत्र नदी था। दूसरा आपका सिंधु नदी, सिंधु नदी का भी उद्गम स्थल आपका राक्षसताल के पास में, ये मानसरोवर के पास से निकलती है, और इस
इसकी लंबाई लगभग 3600 किलोमीटर के आसपास है, जो आपकी तिब्बत, ठीक है दोस्तों, यहां पर तिब्बत है, दूसरा आपका यहां भारत और तीसरा पाकिस्तान, पाकिस्तान से निकलती है दोस्तों। तो दोस्तों ये पाकिस्तान में होते हुए जाती है आपकी, और यह पाकिस्तान में पहुंच जाती है और पाकिस्तान से निकल के अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। तो अब आप बात कर रहे थे, यहां पर हम कह रहे थे कौन सी नदी है जो आपकी भारत से निकलती है, भारत में उसका उद्गम होता है, भारत में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों अभी अगर हम बात करें, ब्रह्मपुत्र आपकी नहीं होती है, सिंधु नदी आपकी नहीं होती है, अब कोसी नदी आपकी आती है। कोसी नदी आपकी निकलती है, हिमालय पर्वत से निकलती है और भारत में बहती है। दूसरा इसके बाद में आपका नंबर आता है चंबल नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है चंबल नदी, और चंबल नदी ही आपकी ऐसी नदी है जो आपकी इसका उद्गम स्थल भारत में है और विलीन भारत में ही हो जाती है। दोस्तों बढ़ते हैं इसके आगे की तरफ, लेते हैं इसके बारे में पढ़िएगा। चंबल नदी, चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। अब देखिएगा चंबल नदी जो है भारत में यमुना नदी, यानी कि आपकी जो यमुना नदी है वो 1350 किलोमीटर लगभग मान जाती है दोस्तों, ठीक है, आई थिंक 76 किलोमीटर है। तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और यह नदी जाना पाव, यह आपका जाना पाव पर्वत बाचू पॉइंट बहु से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमवाती है। अब देखिएगा इसका नाम, आपका चंबल नदी का नाम है चरमवाती, इसका नाम है आपका, अगर आप इसके प्राचीन नाम की आप बात करते हैं दोस्तों। इसी के बाद में इसकी सहायक नदी शिप्रा, सिंधु, काली सिंध और कुन्नू नदी है। अब आप देख सकते हैं इसकी चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है आपकी, शिप्रा है, सिंधु है, काली सिंध है, और इसके बाद में इसका सिंध हो गई, काली सिंध हो गई, और कुन्नू नदी है। यह नदी भारत में उत्तर तथा उत्तर भारत भाग में राजस्थान के कोटा तथा धौलापुर, मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम और इसके बाद में मंदसौर, भिंड, मुर्रे आदि, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपके उत्तर प्रदेश में बहती है दोस्तों। और ये आपकी निकलती है कहां से, आपकी बता रहे हैं इसे, आप देख रहे हैं इसका नदी का जो उद्गम होता है वो आपका जानपाव पर्वत से होता है, और ये वहां से निकलने के बाद में यमुना नदी में आकर के मिल जाती है। यह है यमुना नदी की सहायक नदी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं इसके आगे बढ़ते हैं, ये लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आप जिलों से होकर बहती है, यानी कि जो भी मैं जिले आपको बता रहा हूं जिलों से होकर के बहती है। यह नदी दक्षिण मुड़कर उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में शामिल होने के पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यह जब नदी आपकी यमुना में आकर के मिलती है उस समय यह नदी आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य आपकी सीमा बनाती है, और यह नदी अंतिम में आकर के उत्तर प्रदेश की में बहने वाली यमुना नदी में आकर के मिल जाती है दोस्तों। यह यमुना नदी की सहायक नदी कहलाती है। इस नदी पर 4 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। नंबर 1 आपका गांधी सागर है, नंबर 2 राणा सागर है, नंबर 3 जवाहर सागर है, और इसके बाद में कोटा बैराज कोटा है। ठीक है दोस्तों, चल रही है। प्रसिद्ध चूलिए जल प्रपात चंबल नदी कोटा में है। कुल लंबाई 1351 किलोमीटर है। अब आप दोस्तों देख सकते हैं इसकी 1351 किलोमीटर की कुल लंबाई होती है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और बढ़ते हैं इसके आगे, ये लीजिएगा। अगर बात करें इसके अफवाह तंत्र की, किसका अफवाह तंत्र कितना होता है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसका अफवाह तंत्र में क्या आता है। चंबल के अफवाह क्षेत्र में चित्तौड़ आता है। देखिएगा ये आपका राजस्थान का क्षेत्र है, आपका चित्तौड़ है। इसके बाद में ये भी कोटा का है, बूंदी भी है, सवाई माधोपुर भी है, इसके बाद में करौली है, धौलपुर है और इत्यादि। तो दोस्तों आपके ये जो आपके यहाँ पर देखें अफवाह तंत्र में जो आपके ये आ रहे हैं, राजस्थान के सबसे ज्यादा भाग इसमें आते हैं, ठीक है, इलाके में शामिल है, तथा सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर से गुजरती हुई राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाते हुए चलती है, जो कि 252 किलोमीटर की होती है। अब आप देख सकते हैं ये 252 किलोमीटर तक आपके यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा बनाती है, और ये है आपके आगे तक बहती हुई दोस्तों चली जाती है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये लीजिएगा आगे
पढ़ते हैं। अब इसकी जो सहायक नदी की आप बात कर रहे हैं, इसकी जो सहायक नदी, अब सहायक नदी किसे कहा जाता है? बड़ी नदियों में जो आकर के उसके दोनों तरफ से कोई भी नदी है, अगर उसमें कोई भी छोटी नदियां आकर के मिलती हैं तो उन्हें सहायक नदी उसका कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि यह मेरा सहायक है, यानी कि जो आपकी हेल्प कर रहा हो, जो आपके साथ में रहा हो, उसे आप सहायक अपना बोल देते हैं। तो वह सहायक नदियां जो आने में इसके जल तंत्र में वृद्धि करने के लिए कार्य करती हैं, वो इसकी सहायक नदी कहलाती है दोस्तों। तो दोस्तों सहायक नदी में कौन कौन सी आती हैं? सहायक में बनास नदी है, क्षिप्रा नदी है, मेज है, बामनी है, ये फिर उसके बाद में सिपकाली है, और उसके बाद में सिंध, पार्वती, छोटी काली, सिंध, कुन्नो, ब्राह्मणी, परवन नदी और इत्यादि चंबल की सहायक नदियां होती हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके बाद में 9 और 10, इसके बाद में 11, तो लगभग दोस्तों 11-12 इसकी नदियां वो हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे की तरफ और ये लीजिएगा, अब इसके मुहाने की बात आप करते हैं दोस्तों। अगर आप इसके मुहाने की बात करते हैं, ये भी आप बात करते हैं सहायक नदी की, अब इसके मुहाने की बात करते हैं तो इसका मुहाने के बारे में आप लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में बहते हुए 965 किलोमीटर की दूरी तय करके, अब देखिए उत्तर प्रदेश में बहते हुए 965 किलोमीटर की दूरी तय करके यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी का कुल अपवाह क्षेत्र 19,500 वर्ग किलोमीटर है। अब आप देख सकते हैं इसका अपवाह तंत्र जो है उसका है 19,500 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। इसका चंबल यमुना नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक है। उत्तर प्रदेश के इस इटावा जिले के, अब उत्तर प्रदेश का इटावा जिला आप देख सकते हैं यहाँ पर, इटावा जिले के मुरादगंज के पास यमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यमुना नदी में जो आकर के मिलती है वो इटावा के पास में आकर के मिलती है, आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। तो ये आपके पास में चंबल नदी से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं इसके बारे में आपने विस्तारित पढ़ा था, और आप अगर चाहते हैं कि आप और जाने तो इसे 2 बार देख सकते हैं, और आप इसकी पीडीएफ भी हमसे प्राप्त करते हैं। हमारा चैनल नित्य क्लास से जुड़िएगा, आप यहाँ के टेलीग्राम से जुड़िएगा और आप वहां से पीडीएफ इसकी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिएगा बढ़ते हैं आगे तरफ, लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम, ये देखिएगा, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? अब देखेगा प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है दोस्तों? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कृष्णा नदी है, महानदी है, गोदावरी है या फिर कावेरी है। तो दोस्तों अगर हम इनमें बात करते हैं तो यहाँ पर दक्षिण भारत की गंगा की अगर बात करते हैं तो वो गोदावरी नदी होती है दोस्तों, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है दोस्तों, और इसे प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों। ये आपके सामने है, पढ़ते हैं इसके बारे में, चलते हैं आगे, ये लीजिएगा। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। आप देख सकते हैं गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। आप देख सकते हैं प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदियों में यह दूसरी आपकी सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं इसे दक्षिण गंगा के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है दोस्तों। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं और इसका आप देख सकते हैं यहां पर। तो दोस्तों ये आपकी जो है ना त्र्यंबक पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई है और यह पश्चिम घाट के त्र्यंबक से होती है। इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे, ये लीजिएगा। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। यह पश्चिमी घाट पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में पड़ता है, और महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास से इसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों। अब जब इसकी उत्पत्ति होती है यहाँ पर महाराष्ट्र के नासिक जिले से इसकी निकलती है और इसकी लंबाई प्राय 1465 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। इसी के बाद में इस नदी का पार्ट बहुत बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इस नदी का पार्ट बहुत बड़ा है। आगे देख सकते हैं आप, गोदावरी की उपनदियों में प्रमुख हैं। चलेगा नंबर इसमें आपकी जो गोदावरी की जो प्रमुख नदियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं आपके सामने है। तो आपको दोस्तों मैं ये बताता हूं, नंबर 1 इसमें है आपका यहाँ पर प्राणहिता है, इंद्रावती है, मंजीरा, या फिर इसके बाद में ये मंजीरा। तो इसकी मुख्य नदियां होती हैं। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजहमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है दोस्तों। अब ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो आपकी जा रही नदी है कहां से होकर के जाती है, तो ये आपके सामने है। आप इसकी सहायक नदियों पढ़ चुके हैं। नंबर 1 है प्राणहिता है, इंद्रावती है, और इसके बाद में आपका है मंजीरा है। तो दोस्तों ये आपकी 3 नदियां होती हैं और महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए
3 राज्यों से होते हुए ये आपकी हमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में आपके आकर के मिल जाती है दोस्तों। तो इसका राइट ये आप देख सकते हैं, इसके आगे राइट आंसर तो मैं पहले आपको बता चुका हूं, माफी चाहता हूं गलती से मुझसे दिखा। ये लीजिएगा, अगला है मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये से किस नदी पर बनाया गया। तो यहाँ पर यमुना है, चंबल है, नर्मदा है या कृष्णा है। तो दोस्तों आपका यह क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर आपकी तरफ से क्या होगा ये आप देखिएगा। मैं बढ़ता हूँ आगे तरफ, इसकी जो राइट आंसर की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका बनाया गया है, यहाँ पर नर्मदा पर बनाया गया है। ये लीजिएगा नर्मदा जिसे रेवा के नाम, अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं इसे इसको देखिएगा, नर्मदा को जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका नर्मदा का नाम जो है रेवा भी कहा जाता है, नाम से जाना जाता है। मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली 3री सबसे लंबी नदी है। अब आप देख सकते हैं भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी 3री भारत की सबसे लंबी नदी है, और आप देख सकते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं चलेगा। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अब देखिए सबसे ज्यादा जो बहती है वो आपके मध्य प्रदेश में बहती है, यही कारण है इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। इसके बाद में यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर के मिल जाती है दोस्तों। तो आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपके सामने यहां पर नर्मदा, इसका रेवा नाम रखा गया, मध्य प्रदेश की यह नदी है और यह सबसे बड़ी 5वीं सबसे लंबी नदी आपके सामने है। तो दोस्तों इसे मध्य प्रदेश की जो है जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यह मध्य प्रदेश में ही आपकी आकर के बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इसकी लंबाई, देखिएगा आपकी है 1312 किलोमीटर है। ये लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है। अब देखिएगा नर्मदा जो है मध्य भारत के मध्य प्रदेश में और आपके गुजरात में बहती है और वहां की प्रमुख नदी है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए आपका जो अमरकंटक पर्वत है, अमरकंटक की जो पहाड़ियां है, इसकी उत्पत्ति वहां से आपकी होती है और इसका जो उद्गम हुआ है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है दोस्तों। इसी के बाद में इसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यह आपकी विपरीत धारा में बहने वाली नदी है, जबकि सभी नदियां आपकी पश्चिम से बहती हैं, जबकि यह पश्चिम की तरफ जाकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कई बार आपसे पूछा जाता है इसके बारे में कि खंबात की खाड़ी जो है आपकी उसमें गिरने वाली नदी कौन कौन सी है, या फिर उल्टी दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है, या फिर अमरकंटक से निकलने वाली नदियों का नाम क्या है। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, बढ़िएगा आगे। कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपका कर्नाटक में स्थित कृष्ण राज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी है, गोदावरी है, कृष्णा है या महानदी है दोस्तों। अब आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं इसमें आपका क्या है, कर्नाटक में स्थित कृष्ण राज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर है, तो दोस्तों इसको जो बनाया गया है तो ये लीजिएगा कावेरी नदी पर है इसका। कावेरी नदी आपकी कर्नाटक तथा उत्तर तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आता है यहाँ पर सदा नीरा, देखिएगा। देखिए दोस्तों नदियां जो बहती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर नदियां 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आपकी इधर ले लीजिएगा, एक होती हैं सदा नीरा, ठीक है दोस्तों, और दूसरी होती हैं आपकी मौसमी। तो एक आपकी सदा नीरा है, एक मौसमी है। अब ये सदा नीरा होती है, सदा नीरा का मतलब है दोस्तों जो हमेशा बहने वाली होती हैं और जिनमें हमेशा पानी बहता रहता है, उसे हम कहते हैं सदा नीरा नदी के नाम से उन्हें जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। उसी के बाद में अगली है मौसमी नदी। अब मौसमी नदी वो होती है जो केवल और केवल बरसात के मौसम में बहती है, बरसात के पानी से बहने वाली होती है। सपोज कीजिएगा बरसात होती है तो वह नदियां 3 से 4 महीने आपकी बहती हैं और अगर बरसात चली जाती है तो वो सूख जाती हैं। जबकि सदा नीरा आपकी सभी नदियां हिमालय से निकलने वाली नदी हैं जो पूरे वर्ष बहती हैं। उसका कारण यह है क्योंकि हिमालय पे जो बर्फ है, बर्फ से निकलने वाला पानी जो है पूरे साल उन्हें बहा कर रखता है और उन्हें इसी कारण से वो सदा बहने वाली नदियां होती हैं और आपका सदा
नीरा के नाम से वो जानी जाती हैं। भारत के अंदर नदियों की अगर बात करते हैं तो मुख्य नदियों की अगर आप बात करते हैं तो मुख्य नदी 250 के आसपास है, जबकि भारत में टोटल नदियों की संख्या आपकी 4000 के आसपास मानी जाती है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर के आसपास है या 800 किलोमीटर लगभग है दोस्तों। इसी के बाद में दक्षिण पूर्व में प्रभावित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। सिमसा, हिमावती, भवानी इसकी उपनदियां होती हैं दोस्तों। अब देखिएगा आपके यहाँ पर इसकी जो सहायक नदियां वो सिमसा है 1, नंबर 2 हिमावती है, नंबर 3 है भवानी, और इसकी आपकी उपनदियां हो जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ में आप देख रहे हैं इसका आपने इसके बारे में पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं आगे और अधिक। कावेरी नदी, कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर तिरुचिरापल्ली है। अब ये आप देख सकते हैं हिंदुओं का यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। ये आपका हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जी हाँ दोस्तों, कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। अब आप देख सकते हैं कावेरी नदी का जो डेल्टा है उसमें अच्छी खेती होती है। इसके पानी को लेकर दोनों राज्यों में विवाद है। अब देखिएगा यहाँ पर आपके दोनों राज्यों में कौन कौन से विवाद है। आपका कर्नाटक और तमिलनाडु में इसमें विवाद चलता है। आप देख सकते हैं इसमें दोनों राज्यों में आपका यहां पर चलता है। जैसे कि इस विवाद को लोग कावेरी जल विवाद कहते हैं। कावेरी नदी तमिलनाडु में होगेनकल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भाटचुका और बालपुरी जलप्रपात अवस्थित है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अब देखिए इसे भी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। चलिएगा बढ़ते हैं आगे तरफ, ये लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और ये माना जाता है आपके लिए, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है दोस्तों। चलिएगा आप देखेगा, मैं तब तक 1 मिनट रुकिएगा। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका है गंगा। देखिए डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय प्राणी भी माना गया है, और ये जो आपकी है डॉल्फिन, ये सबसे समझदार मछली मानी जाती है दोस्तों। देखते हैं यहाँ पर पानी में अगर माना जाता है तो सबसे समझदार आपकी डॉल्फिन मानी जाती है, और अगर आप धरती पर रहने वाले प्राणियों की बात करते हैं जानवरों में तो हाथी को माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेगा निम्नलिखित में कौन सी नदी ताजे पानी के लिए डॉल्फिन के लिए घर बनाती है, तो आपकी गंगा नदी है दोस्तों। चलिए गंगा के बारे में पढ़ते हैं। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अब देखिए गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर तक बहती है। आपके सामने है दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद में की दूरी तय करती है। उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। प्रभात 1 मिनट। इस नदी में मछली तथा सर्पों के अनेक प्रजातियां तो पाई जाती ही हैं तथा मीठे पानी वाले दुर्लभ डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। यह कृषि, पर्यटन, साहसिक खेलों तथा उद्योगों के लिए विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं तथा अपने तट पर सबसे बसे शहरों की जलपूर्ति भी करती हैं। इसके बाद में इसके तट पर विकसित धार्मिक स्थल और तीर्थ भारतीय सामाजिक अवस्थाओं में विशेष अंग है। इसके ऊपर बने पुल, बांध और नदियां परियोजनाएं भारत की बिजली, पानी और कृषि में संबंधित जरूरतों को पूरा करती है। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण आपकी जो है नदी वो आपके अगर देखा जाए तो धार्मिकता की अगर आप बात करते हैं तो धार्मिक से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। कृषि की आप बात करते हैं तो कृषि सबसे ज्यादा आपकी गंगा के मैदान में होती है। गंगा के मैदान में आपको जो है दोमट मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, बांगर और खादर होते हैं। दोस्तों जो बांगर मिट्टी है वो पुरानी मिट्टी है, उसे आप पुरानी मिट्टी के नाम से जानते हैं, वृद्ध मिट्टी या बूढ़ी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और जो आपकी न्यूनतम मिट्टी है जो होती है, जो गंगा के साथ में, गंगा के पानी के साथ में बह करके आती है, उसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे न्यूनतम मिट्टी या उसे आप खाद्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर दोनों की उपज की बात हम करते हैं तो इसमें दोनों में अगर उपज की आप बात करते हैं तो इसमें बांगर और खादर में खादर मिट्टी आपकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरी बात आपके सामने है। अब अगर आप बात गंगा की करते तो गंगा भारत में हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा मान्यता रखने वाली नदी माना जाता है। जैसे कि आप देखते हैं, अगर आप
देखते हैं यहाँ पर धार्मिकता के नाम पर आप जोड़ते हैं तो पूर्णमासी वाले दिन जो होता है, पूर्णमासी का जो दिन होता है, जिस समय चांद पूरा हो जाता है उसे पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णमासी कहा जाता है। तो उसमें हिंदू धर्म के लोग ये मान्यता रखते हैं कि जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन नहाने के लिए गंगा नदी में जाते हैं और गंगा स्नान करते हैं। दूसरी बात अगर धार्मिकता की अगर आप जोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं जो हवन कुंड होते हैं उनसे निकली हुई राखें होती हैं, जो राख होती है, या आप देख सकते हैं अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो जिसकी मृत्यु होती है उसे वहां पर ले जा करके उसकी या तो उसकी अस्थियों को गंगा में डाल दिया जाता है, बहा दिया जाता है, विसर्जन किया जाता है, या फिर मृत्यु हो जाने के बाद में दाह संस्कार के लिए भी गंगा के पास में ही या गंगा किनारे ले जाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों उसी के साथ साथ में आगे आप बढ़ते हैं, ये लीजिएगा। अब आप देखते हैं वैज्ञानिकों को मानना है, हालांकि कहा जाता है कि गंगा बहुत ज्यादा शुद्ध है और गंगा नदी की अगर हम बात करते हैं, अगर विश्व की हम बात करते हैं, विश्व में सबसे नदी अगर मानी गई है, गंदी नदी मानी जाता है, गंगा को माना जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आप बात करते हैं धार्मिकता के आधार पर तो गंगा का पानी कभी भी गंदा नहीं होता, सड़ता नहीं। तो उसका कारण क्या है दोस्तों? ऐसा यहाँ पर माना है कि गंगा मैया की कृपा है, लेकिन अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर है साइनोबैक्टीरिया नाम का एक उसमें जीवाणु पाया जाता है, सॉरी विषाणु नहीं है आपका, बैक्टीरिया, हाँ जीवाणु पाया, विषाणु और जीवाणु, बैक्टीरिया जीवाणु होता है, ठीक है। तो दोस्तों जीवाणु है आपका, जो जीवाणु है वो आपके जो विषाणु होते हैं गंध फैलाने वाले उन्हें वो खा जाता है, तो उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं, देखिएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु है जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देता है। गंगा की इस अनुपम शुद्धिकरण क्षमता तथा सामाजिक श्रद्धा के बावजूद इसको दूषित होने से रोका नहीं जा सका है, फिर भी इसके प्रयत्न जारी हैं। अब आप देख सकते हैं लोगों, पिछली आपकी जो पंचवर्षीय योजना रही है उसमें 6000 करोड़ का, जी हाँ करोड़ का बिल पास किया है और उसमें कहा गया है कि जो है ये जो नदी को साफ करने के लिए 6000 करोड़ रुपए उस पर खर्च किया गया है। और सफाई की अनेक परियोजनाओं के क्रम में नवंबर 2007 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी तथा प्रयागराज और हल्दिया के बीच 1600 किलोमीटर गंगा नदी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अब दोस्तों आप देखिएगा, अगर इसकी हम बात करते हैं तो आप पाएंगे कि अगर इसके हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपका इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से लेकर के आपका हल्दिया के बीच में है, जिसकी लंबाई लगभग 1600 या 1650 किलोमीटर के बीच मानी गई है। अब इसे माना जाता है WNH वाटर नेशनल हाईवे। जी हाँ, भारत के अंदर हालांकि 6 वाटर नेशनल हाईवे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो वाटर नेशनल हाईवे है वो आपका 1600 किलोमीटर 1650 किलोमीटर इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में आपका स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे, लेते हैं आगे, ये लीजिएगा। अब गंगा के मैदान की आप बात करते हैं दोस्तों। अब अगर गंगा के मैदान की आप बात करते हैं तो देखिएगा इसका मैदान सबसे विस्तृत मैदान है और यह सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक बहने वाली नदी है भारत के अंदर। देखिएगा हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर मैदानी यात्रा करते हुए बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फरुखाबाद, कन्नौज, मिठुर, कानपुर होते हुए गंगा प्रयाग या प्रयागराज पहुंचती है। यहाँ इसका संगम यमुना नदी से होता है। यह संगम स्थल हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। इसे तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है। इसके बाद हिंदू धर्म की प्रमुख मोक्षदायिनी नगरी काशी वाराणसी में गंगा एक वक्र लेती है जिसे यहाँ उत्तर वाहिनी कहलाती है। यहाँ से मिर्जापुर, पटना, भागलपुर होते हुए पाकर पहुंचती है। इसमें बहुत सी सहायक नदियां जैसे सोन, गंडक, सिरायू, कोसी आदि मिल जाती हैं। इसके बाद में भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियों से यह दक्षिण पर्वत होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर गंगा का मैदान कितना बड़ा है, कितनी इसकी आपकी सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे ज्यादा विस्तृत फैली हुई है दोस्तों। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। सहायक नदियों की अगर आप इसमें बात करते हो, मैं आपको बता चुका, फिर भी एक बार फिर से देख सकते हैं आप। गंगा में उत्तर की अगर बात करते हैं, उत्तर की तरफ से बहने वाली जो नदियां हैं, देखिए अगर आपकी गंगा ये बह रही है, यानी कि उत्तर की तरफ से गिरने वाली नदियां आपकी होती हैं। इसमें मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, यमुना है, रामगंगा है, करनाली है, सरायू, ताप्ती है, गंडक है, कोसी है, काछी है, तथा दक्षिण पठार से आकर के इसमें मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं चंबल, सोन, बेतवा, केन, दक्षिण टोंस आदि हैं दोस्तों। तो यह आपकी दक्षिण और आपकी उत्तर की तरफ से बहने वाली नदियों के बारे में बात करता है। गंगा में उत्तर की ओर से आकार मिलने
वाली प्रमुख सहायक नदियां यमुना, रामगंगा, कर्नाली यानी कि सरायू, ताप्ती, गंडक, कोसी, काछी तथा दक्षिण के पठार से आकर इसमें मिलने वाली प्रमुख नदियां चंबल, सोन, बेतवा, केन और टोंस आपकी हैं। यानी कि दोबारा से रिपीट हो गया आपका, चलेगा कोई बात नहीं, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, ये लीजिएगा। अब देखिएगा इसका आर्थिक महत्व की आप बात करते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदियां अगर नदियों में है तो वह गंगा सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसे। चलेगा आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला। इसमें क्या होता है आपके आर्थिक महत्वपूर्ण, मतलब आर्थिक में बात करते हैं गंगा का, तो गंगा आर्थिक के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि इसमें की जो नदी, इसके आसपास दोनों तरफ बहने वाली या इसके क्षेत्र में आने वाली जो वो मिट्टी है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसके दो रूप बताए गए हैं, एक बांगर है, एक खादर है। बांगर मिट्टी जो होती है आपकी वो बूढ़ी मिट्टी होती है, जबकि खादर मिट्टी आपकी न्यूनतम मिट्टी होती है। बांगर मिट्टी की अपेक्षा आपकी खादर मिट्टी जो होती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। चलिएगा, अब ये जो मिट्टी आपकी आती कहां से, यह आपकी बाढ़ के साथ में, यानी कि जो बाढ़ का पानी आता है उसके साथ में पहाड़ी क्षेत्रों से बह करके जो मिट्टी आती है वो बहुत महीन होती है और गंगा के दोनों तरफ वह पाई जाती है आपकी दोस्तों। अब देखिएगा इसमें गंगा अपनी उपत्यका और घाटियों में भारत और बांग्लादेश के कृषि आधारित अर्थ में भारी सहयोग तो करती ही है। यह अपनी सहायक नदियों सहित बहुत बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई के 12मासी स्रोत भी है। अब देखिए यहाँ पर ये 12मासी स्रोत इसलिए कहा क्योंकि 12 महीने बहने वाली नदी है। अब यह जो नदी है आपकी सदा नीरा नदियों में गिनी जाने वाली है। सदा नीरा नदी वे सभी नदी हैं जो आपकी हिमालय से निकलती हैं। इन्हें इसलिए सदा नीरा कहा जाता है क्योंकि हिमालय से आने वाला जो पानी है वो पूरे वर्ष के वर्ष बहता रहता है, जबकि आपकी मौसमी नदी जो आपकी पाई जाती है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, समुद्र की पहाड़ी से निकलती हैं, और यह दक्षिण भारत में जितने भी आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं उनसे निकलने वाली नदियां आपकी मौसमी होती हैं, जबकि हिमालय नदी से, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां सभी आपकी सदा नीरा नदी कहलाती हैं। इसके बाद में इन क्षेत्रों में उगाई जाने वाली प्रधान उपज में मुख्यतः धान, गन्ना, दाल, तिलहन, आलू एवं गेहूं जो भारत की कृषि आज का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में आप देख सकते हैं जो गंगा का मैदान है, उस गंगा के मैदान में जो आप देखते हैं आसपास जो उसका देखते हैं, यानी कि गंगा और यमुना का क्षेत्र भी कह सकते हैं, और लेकर के गंगा का आप जो भारत में पूरा फैलता है, आपका चाहे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है या पश्चिम बंगाल है, आप उसे बांग्लादेश तक भी अगर चले जाएं तो इसके जो आसपास होने वाली फसलें हैं वो धान है, गन्ना है, आपका दाल है, तिलहन है, आलू एवं गेहूं जो भारत की कृषि में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, मुख्य हैं दोस्तों। इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा गंगा नदी से जुड़ी हुई धार्मिकता की बात करते हैं। धार्मिक महत्व इसका क्या है, मैं भी आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर भी एक बार फिर लीजिएगा। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में निरूपित किया गया है। अब देखिएगा मैं अब आपको बता रहा था जो आपके वेद हैं उनमें आप देख सकते हैं गंगा का उल्लेख भी मिलता है, और गंगा को भारत में देवी का के रूप में निरूपित किया गया है। बहुत से पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जिनमें वाराणसी, देखिए महत्वपूर्ण आपका वाराणसी है, हरिद्वार है, प्रयागराज है, उत्तर काशी है, और गंगा नदी को भारत की नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों ये आपके सबसे पवित्र जो माने जाते हैं वो हरिद्वार आपका यहाँ पर है, और वाराणसी है, प्रयागराज है, और उत्तर काशी उत्तराखंड में, प्रयागराज आपका यूपी में, हरिद्वार आपका उत्तराखंड में है, और वाराणसी आपका यूपी में पड़ता है। तो ये सभी आपके महत्वपूर्ण स्थल हैं धार्मिकता के आधार पर। यहां से लोग यहां पर देखिएगा, अब बात करते हैं हरिद्वार में, यहां पर आपका प्रयागराज में, यहां पर आपके कुंभ के मेले भी लगते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। अब आप देख लीजिएगा भारत के अंदर अगर पाप को नाश करने वाली या पापों को हरने वाली नदी माना जाता है वो गंगा को माना जाता है पौराणिक आधारों पर। इसके बाद में मरने के बाद लोग गंगा में राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। यहां तक कि कुछ लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा भी रखते हैं। इसके घाटों पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी के किनारे पर जाकर के मरना या फिर वहां पर ध्यान लगाना, यही आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये गंगा के किनारे पर ऐसी लोगों की मान्यता है कि वो यहाँ पर ही जाकर के मरना चाहते हैं। चलिएगा आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप देख रहे थे गंगा के बारे में आपने कितना पढ़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बताइएगा अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर है? लूणी है आपका, गंगा है, तीस्ता है या ब्यास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है लूणी। जी हाँ दोस्तों, लूणी नदी है, और लूणी नदी के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये लीजिएगा, लूणी यह नदी
अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रभावित होते हुए गुजरात कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है। देखिए, हालांकि अभी एक क्वेश्चन आपको दिया था शुरू में, चंबल नदी से जुड़ा हुआ दिया था, तो वह था कि किस नदी का उद्गम भारत में होता है, भारत में भी समाप्त हो जाती है, तो चंबल नदी पढ़ा था आपने। लेकिन अगर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं तो वो इसी से आए हैं कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में है और भारत में ही खत्म हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लूनी नदी जो है आपकी कहां से निकलती है, अजमेर जिले से निकलती है, नाग पहाड़ से निकल जाती है और गुजरात के कच्छ में जाकर के यह लुप्त हो जाती है उसकी दलदल में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में राजस्थान की नदियां, यह नदियां जो तारण के लोटती से भी निकलती है, वह रास से भी निकलती है। इस नदी का पानी उद्गम स्थल से लेकर बालतोरा, बाड़मेर तक मीठा होता है, लेकिन बालतोरा में पहुंचता है, उसके बाद उसका पानी खारा हो जाता है दोस्तों। अब इसी के बाद में आप देखते हैं ये आपकी नदी कहां से निकलती है और इसके बाद में इसका पानी खारा हो जाता है और कच्छ में जाकर के ये खत्म हो जाती है। ये लीजिएगा, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं इसकी, जोजड़ी, मीठी डील, इसके बाद में लीली डील, बांडी, सुकड़ी, जवाई, खारी, सगाई, सागी, मुहैया या महाकवि काली, ठीक है, मैया। महाकवि कालिदास अंशलीला कहा था, इसको अंशलीला के नाम से महाकालिदास ने इसका नाम दिया है। प्राचीन नाम लवणवर्ती था। अब इसका जो प्राचीन नाम है वो है आपका लवणवती, इसका प्राचीन नाम है। लूनी नदी पर अवस्थित बांध हेमवास बांध खारी नदी बाड़ी की सहायक पर पाली में है। सरदार समंदर बांध पाली बाड़ी नदी पर है। जवाई बांध जवाई नदी नोट पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पाली शहर जवाई नदी पर अवस्थित है। बकारी बांध सुकड़ी नदी इस पे जालो सुकड़ी नदी के किनारे पर अवस्थित है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, ये लीजिएगा आइजोल। अब देखिए ये है आपका आइजोल, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, आप देखिएगा। मेघना है आपका, ललावंग नदी है, हांगो हो है, या दोस्तों इसका आपका इरावती है। अब दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपका आइजोल निम्नलिखित में किस नदी के तट पर स्थित है, आप देख सकते हैं, ये लीजिएगा। भारत के मिजोरम प्रांत की राजधानी है। यहाँ की जनसंख्या यहाँ पर 2,93,416 है, जिसके कारण यह मिजोरम का सबसे बड़ा नगर हो जाता है। यहाँ पर राज्य के सभी प्रशासनिक भवन जैसे महत्वपूर्ण सरकारी भवन, विधानसभा तथा सचिवालय स्थित है। दोस्तों इसी के साथ में बढ़िएगा आगे। अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती है और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रभावित हो जाती है। दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर देवप्रयाग है, इलाहाबाद है, यहाँ पर हरिद्वार है या ऋषिकेश है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अलकनंदा और भागीरथी की, देखिए भागीरथी आपकी ये आपकी लिखती है गंगोत्री से निकलती है, जिसे उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से, और भारत में जब ये आपकी उत्तर प्रदेश में ये मैदान में आती है तो इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अलकनंदा आपके निकलती है, कहाँ से निकलती है, आपकी ये नदी निकलती है आपके चीन बॉर्डर से निकलती है, ठीक है। और इसके बाद में यह है आपकी बद्रीनाथ होते हुए आकर के देवप्रयाग में आकर के संगम कर जाती है। देवप्रयाग आपका पड़ता है उत्तराखंड में, इलाहाबाद उत्तराखंड में, हरिद्वार आपका उत्तराखंड में, और ऋषिकेश आपका उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा। यह गंगा के 4 नामों में से एक है। 4 धामों में गंगा के कई रूप और नाम हैं। गंगोत्री गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, केदारनाथ में मंदाकिनी और बद्रीनाथ में अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि देखिए अब इसके नाम कितने हो गए आपके पास में, केदारनाथ में से मंदाकिनी के नाम से, बद्रीनाथ में से अलकनंदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और इसे भागीरथी के नाम से जाना भी जाता है। अब दोस्तों ये सभी आकर के ये जो आपकी सारी जो आकर के मिलती हैं, ये देवप्रयाग में आकर के मिल जाती हैं। यह उत्तराखंड में संतपोत और भगीरथ खरक नामक हिमंदों से निकलती है। यह स्थान गंगोत्री कहलाता है। अलकनंदा नदी घाटी में लगभग 195 किलोमीटर तक बहती है। आप देख सकते हैं ये आपकी जो घाटी में, ये पहाड़ी क्षेत्र में 195 किलोमीटर तक बहती है। चलेगा आगे। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। अब देखिएगा यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। अलकनंदा चमोली रुद्रप्रयाग यहाँ पर टिहरी और पौड़ी जिले से होकर गुजरती है। गंगा के पानी में इसका
योगदान भागीरथी से अधिक होता है। अब आप देखते हैं इसका योगदान भागीरथी से ज्यादा अधिक हो जाता है। आगे बढ़ेगा, हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर ही बसा हुआ है। यहाँ पर रिफ्टिंग इत्यादि साहसिक नौका खेलों के लिए यह नदी बहुत लोकप्रिय है। तिब्बत की सीमा के पास केशवप्रयाग स्थान पर यह आधुनिक सरस्वती नदी से मिलती है। केशवप्रयाग बद्रीनाथ से कुछ ऊंचाई पर इसी तरह आप देख सकते हैं, जब आप कभी जाएंगे बद्रीनाथ तो बद्रीनाथ से केवल 3 किलोमीटर आगे माना दर्रा है और यह वहीं की आप बात कर रहे हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? देखिए क्लोरीन है, आपका ब्रोमीन है, या पोटेशियम है, या कैल्शियम है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है यहाँ पर क्लोरीन होता है। ठीक है दोस्तों, महासागर के जल के लवण में प्रमुख लवणों की औसत मात्रा इस प्रकार पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड 77.6%, आपका मैग्नीशियम क्लोराइड आपका 10.88%, कैल्शियम सल्फेट 3.60%, कैल्शियम कार्बोनेट 3.4%, पोटेशियम आपका 2.46% है, मैग्नीशियम आपका ब्रोमाइड आपका 0.22%। इसलिए ए सही विकल्प होगा इसका। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्लोरीन है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, गंगा है, होंग है, या ब्रह्मपुत्र है? अब देखिए आप बात करें नील नदी और गंगा, होंग और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी और आपकी गंगा नदी भारत में आपकी बहती है, ये आपकी भारत में बहती हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा भारत में बहने वाली नदी 2525 किलोमीटर आपकी गंगा होती है। ब्रह्मपुत्र आपकी तिब्बत से निकलती है और यह 2900 किलोमीटर के आसपास बहती है, लेकिन भारत में इसका केवल 850 किलोमीटर के आसपास ही भाग होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी होता है। ये लीजिएगा, गंगा नदी का कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो 1569 मील है। नए निष्कर्षों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 3848 किलोमीटर, पहले की लंबाई 2900 किलोमीटर थी। अब देखिएगा यहाँ पर अभी लगभग 900 किलोमीटर और आपकी बढ़ा दी गई है। मैं जैसा कि मैं आपको 2900 बता रहा था, तो ये 3848 किलोमीटर आपकी हो गई है। हालांकि ब्रह्मपुत्र भारत के भीतर केवल 916 किलोमीटर की दूरी ही बनाती है, तो इसलिए से लंबी नदी नहीं माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आपकी क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी, आप जैसा कि देख रहे हैं। तो दोस्तों आपकी ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर जरूर करते रहिएगा। अगर आपको लगता है कि यह क्लास आपकी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी चलती है तो आप इसे दोस्तों आप इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट जरूर करते रहिएगा दोस्तों। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसकी PDF प्राप्त करना तो आप हमारे टेलीग्राम से जा करके नित्य क्लास टेलीग्राम से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं सचिन कुमार निगम लेता हूं आपसे विदा और मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।